दोस्तों इस सीरीज के पहले पार्ट का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। आप वहां जाके इस सीरीज के पहले पार्ट को देख सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं, हम इस लीव स्टोरी को बता रही कंटिन्यू होती है करते हैं। कि मैंने वही तरीका अपनाया और दूसरे मॉन्स्टर को भी मार दिया। उसने देखा कि उन ट्यूब्स के अंदर रेड गैस थी, इसलिए जब उसने इस ट्यूब को काट दिया तो वो लाल गैस बाहर निकल गई और उस मॉन्स्टर की अब इन जान बातों चली को गई। सुन के प्रिंस रोलैंड जल्दी से समझ जाता है कि ये कोई ऑक्सीजन पंप जैसा है, लेकिन पिक्चर देख के उसे कंफर्म नहीं है कि क्या ये डेमंस कोई एलियंस हैं, क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं और वेपन्स हैं वो नॉर्मल एलियन जैसे मैच नहीं करते उनके जैसे। फिर लिव बताती है कि उन्होंने आसमान में एक तैरता हुआ शहर भी देखा था। उन्होंने इसके पास जाने की कोशिश की लेकिन वो इसके करीब नहीं पहुंच सके। लिव कहती है कि शायद ये फ्लोटिंग सिटी एक धोखा था। राजकुमार पूछता है कि क्या वो इसे ड्रॉ कर सकती है, क्योंकि अगर ये सच में एक धोखा है तो असली डेविल शायद उन वीरान जंगलों से आए होंगे और उन जंगलों में जो रेड स्मोक दिखती है शायद वो डीमंस वही रहते होंगे। प्रिंस का हुक्म सुनने के बाद सोराया फिर से ड्राइंग शुरू करती है, जबकि रोलैंड सोचता है कि पहाड़ों के पश्चिम में एक अजीब सा जंगल है जहां अभी तक बहुत कम लोग गए हैं, इसलिए हो सकता है कि वहां मॉन्स्टर रहते हों। फिर वो लेडी स्क्रोल की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि कारा ने होली माउंटेन के बारे में आखिर कौन सी किताब पढ़ी थी। इस पे वो लड़की बताती है कि कारा ने कभी भी किसी को भी वो बुक पढ़ने नहीं दी, लेकिन उसने एक बार चुपके से उसे देखा था, लेकिन उसके वर्ड्स बिखरे हुए थे और अजीब से थे और उसमें जो कुछ लिखा था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रिंस रोलैंड सिस्टर स्क्रोल को ऑर्डर देता है कि वो उस पुरानी बुक को दोबारा बनाए, लेकिन वो कहती है कि वो बुक बेकार है और उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन चिंता के बावजूद वो राजा के आदेश का पालन करते हुए एक बुक बना लेती है। वो जल्दी से उसे बंद करती है और कहती है कि ये सिर्फ राजकुमार के लिए है। उसे इस बात का डर है कि बाकी लोग कारा की तरह कहीं पागल ना हो जाएं। इस पर राजकुमार कहता है कि वो किसी को ये बुक नहीं पढ़ने देगा। अब कुछ देर बाद राजा और नाइटिंग ऑफिस में होते हैं, जहां नाइटिंग स्नैक खा रही होती है, जबकि राजकुमार स्क्रोल के बनाए हुए बुक में डूबा हुआ होता है। वो नाइटिंग से पूछता है कि क्या उसे इसे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, जिसके जवाब में वो सीधा आगे चल देती है और कहती है कि उसे ऐसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है जो किसी का दिमाग खराब कर दे। एमसी कहता है कि बुक पढ़ने से आज तक कोई पागल नहीं हुआ है और वैसे भी वो इसका ज्यादातर हिस्सा समझ भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी भाषा और ग्रामर बहुत पुरानी है। वो बताता है कि अब तक उसे होली माउंटेन का कोई नाम ही नहीं मिला, सिर्फ एक खूनी लाल चांद और एक बड़े पत्थर के दरवाजे के बारे में लिखा हुआ मिला है। वो हर शब्द को अलग अलग समझ सकता है, लेकिन उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है। तभी अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं जब उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ आती हैं। जब वो उस लाइन पर फोकस करता है तो उसमें लिखा होता है कि हम साधारण इंसान इन डेविल्स के सामने बिल्कुल वीक हैं। रोलैंड उस बुक को पढ़ता जाता है और बताता है कि डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट डीमंस के अटैक के खिलाफ किसी काम का नहीं था, क्योंकि डीमंस उनकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने टेकीला के पवित्र शहर को तबाह कर दिया। वो चारों तरफ बिखर गए, पहाड़ों पर चढ़े और नदियां पार की ताकि अंडरवर्ल्ड के दरवाजे से भाग सकें। उस बुक को लिखने वाली एक औरत जो कि उसमें बता रही होती है कि वो अपनी मौत के बिस्तर पर है और शैतान की शक्ति उसे धीरे धीरे खा रही है। इस हालात में उस पे कोई दवा काम नहीं कर रही, इसलिए वो अपनी दोस्त नटाया के लिए ये बुक लिख रही है। वो उस बताती है कि एलिस का जजमेंट आर्मी एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला है और ये वॉरियर्स बनाने में सफल रहा जो राक्षसों को आसानी से मार सकते हैं। लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने सारे राक्षसों को हरा दिया फिर भी उनकी असली जीत नहीं होगी, ये बस तबाही ही तबाही लाएगा। वो नताया से रिक्वेस्ट करती है कि वो एलिस के जजमेंट आर्मी को बंद कर दे, क्योंकि सिर्फ नताया ही ये काम कर सकती है। अब ये सब पढ़ने के बाद रोलैंड अपना सिर पकड़ लेता है और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि शायद कारा ने शैतान और जादूगरनियों के कॉन्सेप्ट को गलत समझा। उसे लगा कि जादूगरनियां सुप्रीम जीव है और इसलिए उसने चर्च की आर्मी को खत्म करने का प्लान बनाया। लेकिन वो अब भी इस बात से कंफ्यूज है कि कारा ने डिवाइन स्टोन की शक्ति को कम कैसे किया, जो जादूगरनियों के खिलाफ तो काम करता है लेकिन डेविल्स के सामने बिल्कुल बेकार है। अब इन सब बातों को पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, कम से कम अब
उसे इस बात का पता चल गया है कि राक्षसों और शैतानी शक्तियों के बारे में जो भी बताया है वो जादूगरनियां नहीं है। लेकिन वो अब इस चिंता में है और सोचता है कि चर्च ने इन डीमन से कब लड़ाई की और टिकीला आखिर कौन सी जगह है। उसे असली राजकुमार रोलैंड पर गुस्सा आता है। उसने पढ़ाई की सीरियसली नहीं लिया। उसे असली राजकुमार रोलैंड पर गुस्सा आता है कि उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा इग्नोर किया और सारी जिंदगी सिर्फ मजाक और मजे में ही गुजार दी। वो नाइटिंग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि कारा ने वो बुक कहाँ से ली थी, पढ़कर वो पागल हो गई थी। नाइटिंग बताती है कि जब कारा उनके ग्रुप की मेंबर बनी थी तब उसके पास पहले से ही ये बुक थी। वो बताती है कि बैंडी उनके ग्रुप की सबसे पुरानी मेंबर्स में से एक है। उनका ग्रुप तब बना था जब कुछ जादूगरनियां एक समुद्री शहर में से एक दूसरे से मिली थी। नाइटिंग राजा को समझाती है कि कारा, बैंडी और स्क्रल उनके ग्रुप के असली मेंबर्स थे। जब वो अपने होली माउंटेन को ढूंढने के लिए घूम रही थी तो उन्होंने ईस्टर्न फॉरेस्ट के पास एक शहर के करीब पुराने अंडरग्राउंड खंडर को देखा। लेकिन सिर्फ कारा ने उसे और एक्सप्लोर किया और वहां उसे वो बुक मिली थी। इसके बाद उनका ग्रुप बड़ा हो गया था और चर्च को उनके ग्रुप के बारे में पता चल गया था, जिसने उन्हें ढूंढकर मारना शुरू कर दिया। कारा होली माउंटेन को ढूंढने के लिए पहाड़ों में चली गई और यही उनके ग्रुप का इतिहास है। वो फिर रोलैंड से पूछती है कि क्या वो उन खंडरों को चेक करना चाहता है, जिसपे रोलैंड अपना सर हिला के कहता है कि ईस्टर्न फॉरेस्ट बहुत दूर है और वो अपना फोकस अपने शहर को डेवलप करने पर रखना चाहता है। रोलैंड के दिमाग में एक नया आइडिया आता है, एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाने का जो जादूगरनी के लिए हो। वो उन्हें तसल्ली देता है कि ये पहले जैसा नहीं होगा जहां सब होली माउंटेन के पीछे पागल हो रहे थे, बल्कि ये एक बीच यूनियन होगा जिसमें जादूगरनियों को रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जाएगा। कोई क्राइम नहीं होगा और कोई अपनी शक्तियों का गलत यूज नहीं करेगा। बस सबके लिए आजादी और खुशियां ही खुशियां होंगी। अगला सीन हमें लोंगसोंग फोर्टेस का दिखाया जाता है, जहां एक बड़े नोवेल के यहाँ एक पार्टी चल रही होती है। इन लोगों में पैरोव भी होता है, जो वही एम्बेसडर है जिसे ड्यूक रायन ने राजकुमार रोलैंड के पास भेजा था। वो ये देखकर हैरान होता है कि ये पार्टी तो बिल्कुल किसी बादशाह की शाही पार्टी जैसी लग रही है। उसे यकीन है कि एल्क फैमिली इतने बड़े लोगों को लोंगसोंग फोर्टेस में इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है भाई। उसके पीछे एक गोल्डन वालों वाला लड़का अपनी बहन को एम्बेसडर से बात करने को कहता है, लेकिन वो शर्मा जाती है और कहती है कि वो उससे बात नहीं कर पाएगी। इसलिए वो ब्लोंड लड़का खुद एम्बेसडर के पास जाता है और उसे अपना बड़ी कहकर बुलाता है। एम्बेसडर को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो नया लड़का कहता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो मजाक में पैरोव से पूछता है कि क्या उसे लोंगसोंग फोर्टेस के लीडर ने प्रमोट नहीं किया। फिर वो बॉर्डर टाउन के बड़े माइंस के फायदे के बारे में मजाक करता है और कहता है कि वो वहाँ के लोकल से काफी पैसा कमा रहे होंगे। पैरोव जल्दी से इस सवाल को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो लड़का बोलता ही चला जाता है। वो बताता है कि वो होली सिटी जा रहा था, लेकिन एक तूफान में फंस गया जिसने शायद उसकी जान बचा ली। अब ये बात सुन के पैरव उसके बारे में और भी जानकारी मांगता है, उस सीन के बारे में। गोल्डन वालों वाला लड़का बताता है कि नया होली सिटी लगभग तबाह ही हो गया था क्योंकि डीमंस ने उसके इनर सिटी में घुस गए थे। उस सिटी के इनर सिटी सेक्शन में घुस गए थे। अगर चर्च ने अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स ना भेजे होते तो होली सिटी का चर्च बुरी तरह से तबाह हो गया होता। वो ये भी कहता है कि 4 बड़े किंगडम्स की आर्मीज का फोर्टेस वैली में बहुत बुरा हाल हुआ है और बहुत कम ही लोग जिंदा वापस आए। 1 महीने में काफी औरतें विधवा हो गई और अब वो विधवा औरतें आसानी से गंदगी का शिकार बन रही हैं। कोई भी 2 सिल्वर कॉइन्स में उनका फायदा उठा सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी चर्च की जजमेंट आर्मी को लड़ते देखा है। गोल्डन वालों वाला लड़का यकीन से कहता है कि ये सब चर्च का प्लान है। जब 4 बड़े देशों में जनरल्स और सिपाही इस लड़ाई में हार गए तो वहां सिर्फ एक छोटी सी आर्मी आखिर कैसे जीत सकती है। इस पर अचानक से नया लड़का एम्बेसडर से पूछता है कि क्या उसने अपने इनविटेशन में एक रुमाल देखा। अब इस बात को सुन के एम्बेसडर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या
इसमें कोई शरारत है। वो लड़का उसे तसल्ली देता है और मजाक में कहता है कि अगर वो शरारत करता तो रुमाल के बजाय सॉक्स भेजता। फिर वो बताता है कि वो रुमाल उसकी बहन ने बनाया था, जो आज के इस जश्न के बाद 16 साल की हो जाएगी। लगता है ये लड़का अपनी बहन का रिश्ता इस एम्बेसडर के साथ जोड़ना चाहता है। उसे तो इस बात की भी परवाह नहीं है कि उन दोनों के बीच में एज का इतना काफी ज्यादा डिफरेंस है। अचानक कोई चिल्लाने लगता है और सबकी नजर उस शोर की तरफ जाती है जहाँ एक नोबल राजकुमार रोलैंड को भला बुरा कह रहा होता है। पर वो आगे बढ़ता है और इस हंगामे का कारण पूछता है। एक आदमी समझाता है कि वो बॉर्डर टाउन के राजा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने नोबल्स की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया है। एक घुंघराले बालों वाला नोबल आगे आता है और बताता है कि वो बॉर्डर टाउन में रहता है, जबकि हर विंटर डीमंस अटैक के समय वो लोंगसोंग फोर्टेस में चला जाता है। इस बार बॉर्डर टाउन के हर नोबल को ये खबर मिली है कि प्रिंस रोलैंड ने उनके घर दीवार बनाने के लिए तोड़ दिए और कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया। इसके अलावा प्रिंस रोलैंड ने उन नोबल्स को देशद्रोही कहा जो डीमंस के आते ही लोंगसोंग फोर्टेस में भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने राजा और शहर को छोड़ दिया था। अब अगर वो बॉर्डर टाउन वापस गए तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उन्हें सजा के तौर पर मार दिया जाएगा। अब इस बात को सुन के एम्बेसडर जल्दी से समझ जाता है कि प्रिंस रोलैंड शायद लोंगसोंग फोर्टेस से सारे रिलेशन खत्म करना चाहता है, ताकि वो बॉर्डर टाउन का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। वो नोबल फिर राजा रोलैंड पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि मैडी लोंगसोंग फोर्टेस के ड्यूक तक उनका मैसेज पहुंचाएगा। मैडी शांति से बोलता है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूक रायन पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। वो बताता है कि ड्यूक रायन ने एक बड़ी आर्मी रेडी करके रखी है और एल्क फैमिली भी इस काम में उनकी हेल्प करने के लिए राजी है। अब ये सुनकर बॉर्डर टाउन के नोबल्स को सुकून मिलता है। वो कहते हैं कि अगर ड्यूक रायन खुद इसे संभाल रहा है तो उन्हें किसी बात की अब चिंता नहीं रही। लेकिन एम्बेसडर को प्रिंस रोलैंड पर अटैक करने का आइडिया पसंद नहीं आता। वो मैडी को साइड में ले जाता है और शायद याद दिलाता है कि वो एक राजकुमार पर अटैक करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैडी इस बात को हल्के में लेता है और रोलैंड को एक ऐसा राजकुमार कहता है जो बस थोड़ी सी जमीन का मालिक है, और एम्बेसडर को तसल्ली देता है कि रोलैंड जल्दी ही सरेंडर कर देगा। जब वो अपनी बड़ी आर्मी के साथ उस पर अटैक करेंगे, वो ड्यूक क्राइन की आर्मी की तारीफ करता है। लेकिन पैरव इस फैसले से अब भी खुश नहीं है। मैडी बार बार कहता है कि अगर वो एक बड़ी आर्मी के साथ बॉर्डर टाउन पर अटैक करेंगे तो वहां के किसान और मजदूर वहां से भाग जाएंगे और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पैरव की असली चिंता ये नहीं है। उसकी असली चिंता ये है कि लोंगसोंग फोर्टेस को इस झगड़े का असली नुकसान उठाना पड़ेगा, ना कि प्रिंस रोलैंड को। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि रोलैंड साधारण लोगों को ड्यूक रायन की आर्मी से के लिए कैसे यूज करेगा। लेकिन उसे एक अजीब सा डर है कि राजा रोलैंड किसी तरह जीत जाएगा। बाद में पैरव लोंगसोंग फोर्टेस के हनीसकल फैमिली के पास वापस जाता है। वो अपने बाप से मिलता है और उससे कहता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनके मजदूरों की रिपोर्ट को पढ़े और हिसाब किताब करे। साथ में ही वो बताता है कि उन्हें स्प्रिंग में ड्यूक की आर्मी के लिए तैयारी भी करनी है। पैरव ये सुन के चौंक जाता है। वो बॉर्डर टाउन पर अटैक करने के लिए इतने सीरियस है। उसका बाप उसे बताता है कि ड्यूक रायन ने बर्फ पिघलने के बाद ही नए सिपाहियों की रिक्वायरमेंट का ऑर्डर दे दिया है और 5 बड़ी फैमिलीज ने अपने नाइट्स और सिपाही इस युद्ध में देने का प्रॉमिस भी कर दिया है, जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल है। पारोब अपने बाप से पूछता है कि वो कितने सिपाही भेज रहे हैं। अब इस बात को सुन के उसका बाप हैरान होता है और पैरोब को अचानक से इन सब में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है ये पूछता है। वो बताता है कि वो 100 से ज्यादा आदमी भेज रहे हैं, जिसमें नाइट और साधारण मजदूर सब शामिल हैं। पारोब ये सुन के काफी परेशान हो जाता है और उनके अपने ही बाप से रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद युद्ध पर ना जाए। उसका बाप पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो पारब सीधा कहता है कि उसने अपने बाप की सेफ्टी की बहुत चिंता है। अब ये बातें सुनकर उसका बाप जोर से हंसने लगता है और पारब की चिंता को मजाक में उड़ा देता है। वो कहता है कि लोंगसोंग फोर्टेस एक हाथी है जो बॉर्डर टाउन जैसे छोटे से कीड़े को आसानी से कुचल देगा, इसलिए उसे कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें यार। साथ में वो पैरब को याद दिलाता है कि प्रिंस रोलैंड के पास सिर्फ थोड़े से नाइट और शायद 50 गार्ड हैं, लेकिन पारब अपना विरोध जारी रखता है। वो कहता है कि
सब ने राजकुमार रोलैंड की मिट्टी की दीवार को वीक समझा था और सोचा था कि एक रात की बारिश में वो टूट जाएगी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और अब वो कैसे खड़ी है। लोगों ने ये भी सोचा था कि बॉर्डर टाउन विंटर में सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन रोलैंड ने डीमंस के साथ युद्ध खत्म होने तक अपने देश की सुरक्षा की और सबका दिल भी जीत लिया। पैरब का बाप ये सुन के और गुस्सा हो जाता है और वो अपने बेटे को चुप होने को कहता है। वो गुस्से में दीवार पर लगे अपने पुरखों के पोर्ट्रेट के तरफ इशारा करता है और जो कि युद्ध में हमेशा सबसे आगे खड़े रहे और उनके वंशज के रूप में वो भी किसी युद्ध से पीछे नहीं हट सकेगा। पर वो वहां एक बेचारे बेटे की तरह खड़ा है और अपने बाप के तानों को सुनता रहता है। उसे इस बात की चिंता है कि उसका बाप राजकुमार रोलैंड के इस बदलाव को सीरियस नहीं ले रहा। उसे यकीन है कि हनी शक्ल फैमिली जल्दी ही इस झमेले में फंस जाएगी और शायद राजकुमार रोलैंड के हाथों तबाह हो जाएगी। अब यहाँ से सीन कट होके हमें बॉर्डर टाउन के कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पे राजकुमार अपना प्रॉमिस को पूरा करता है। वो नाना के बाप टिगी पाइन को ढेर सारी जमीन देकर उसे डिस्काउंट बनाता है। राजकुमार बताता है कि टाउन शहर के सामने नदी के दूसरे किनारे की जमीन जो है वो अभी घना जंगल है, लेकिन वो ये प्रॉमिस करता है कि जब बॉर्डर टाउन और भी ज्यादा फैलेगा तो वो वहां पे काफी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करेगा। इस जमीन पर होने वाला हर बिजनेस का प्रॉफिट पाइन फैमिली को होगा। और हैरानी की बात यह है कि टिगी पाइन भी इस बात से खुशी से सहमत हो गया है और जब तक डेवलपमेंट नहीं होता वो डिसाइड करता है कि वो अपने जंगल में शिकार करके उसका मजा लेगा। दूसरी तरफ रोलैंड ने ब्रायन को भी ऑफिशियली नाइट के रैंक पर प्रमोट कर दिया है और अब उसे हर मिलिट्री अचीवमेंट पाने पर जमीन दी जाएगी। राजकुमार ने आखिरकार अपनी वीरान जमीन को यूज करने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। वो उस नदी को बाउंड्री डिक्लेयर करेगा और उस नदी और पहाड़ों के बीच के एरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बनाएगा। और नदी के दूसरी तरफ वो ढेर सारी फैक्ट्रीज और खेतीबाड़ी के लिए जमीन सेट करेगा। वो बॉर्डर टाउन के पश्चिम के जंगल का भी यूज करना चाहता है, जो ढेर सारी लकड़ी, खाने वाले मशरूम, जंगली जानवरों और दवाई वाले पौधों से भरा हुआ है। तभी कोई अंदर आता है और देखने से ऐसा लगता है कि शायद सराया को राजकुमार ने ही बुलाया था। राजकुमार उसका दिल से स्वागत करता है और उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है। वो उसे सिटी हॉल में उसके काम के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। असल में राजकुमार ने उसे बॉर्डर टाउन के हर बंदे का पासपोर्ट साइज स्केच बनाने का काम दिया था ताकि एक पूरी रिपोर्ट बनाई जा सके। हर बंदे को सिर्फ सराय के सामने बैठकर पोज करने के लिए 10 ब्रॉन्ज कॉइन्स मिल रहे होते हैं, इसलिए सब खुशी खुशी आगे आए और सराया को इस काम को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लग रहा था। पर फिर भी वो इस काम से थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने हर विजिटर का स्केच बना दिया, लेकिन आज राजकुमार ने उसे एक अलग काम के लिए बुलाया था। जब सराया पूछती है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, तो राजकुमार जोश में आकर अपने हाथ टेबल पर मारता है और खुशी से उसे कुछ छोटी मोटी चीजों का स्केच बनाने के लिए कहता है। सराया इस अजीब रिक्वेस्ट से थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी मान जाती है। वो पूछती है कि क्या उसे अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ करना है। रोलैंड उसे एक पेपर पर एक सिपाही का स्केच बनाने को कहता है, जो कि एक हैवी क्रॉसबो पकड़े हुए हो। सराय अपना मैजिकल पेन उठाती है और राजकुमार रोलैंड उसे सिपाही को एक्शन में ड्रॉ करने के लिए आसपास का माहौल भी डिटेल के लिए बनाने के लिए कहता है। अच्छा, देखने से लगता है कि राजकुमार ने अपने लिए इमेजेस बनाने का एक परफेक्ट तरीका ढूंढ लिया है। उसे तो चैट जीपीटी की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल गई है भाई। खैर, सराया थोड़ी घबराहट के साथ ड्राइंग शुरू करती है, जबकि राजकुमार उसे ध्यान से देखता है। जब वो ड्राइंग खत्म करती है, वो स्केच देखता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छा है। फिर वो उसे कार्ड के ऊपर और बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाने को कहता है। सराया उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, जबकि वो उसे और चीजों के स्केच बनाने के लिए कहता रहता है। आखिर में जब एक कार्ड बन जाता है तो उसे पूरा डेक बनाने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे इन कार्ड्स के साथ खेलना सिखाएगा। कार्ड्स बनाने के बाद वो उसके साथ पहला राउंड खेलने का फैसला करता है और दोनों पूरा दिन इस खेल को खेलने में डूब जाते हैं। काफी देर खेलने के बाद राजकुमार अपना सबसे पावरफुल कार्ड एस ऑफ स्लीप टेबल पर रखता है और आखिर राउंड जीत जाता है, जिससे सराया दंग रह जाती है। वो उसे एक और राउंड खेलने का चैलेंज देती है, लेकिन वो कहता है कि वो
बहुत देर हो चुकी है और काफ़ी टाइम से हम लोग खेल रहे हैं, इसलिए ये खेल को दूसरे दिन किसी और टाइम के लिए वो टाल देता है। इस बात से सराया थोड़ी निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी मान जाती है। अगले दिन जब सुबह की पीली रोशनी छा जाती है, एक मीठी सी आवाज़ हवा में गूंजती है और सराया जल्दी से पहचान लेती है कि ये लेडी इको है जो गाना गा रही है। वो बताती है कि लगता है लेडी इको ने वो पोयम सीख लिया है जो सराया ने उसे सिखाया था। दूसरी तरफ एना भी अपने रूम में बैठी हुई बुक पढ़ रही होती है। जब इको के मीठे सिंगिंग का मजा ले रही होती है, तभी स्क्रोल उसके रूम में आती है और एना को बताती है कि सराया सबको बुला रही है। तभी एना कहती है कि वो थोड़ी देर और पढ़ना चाहती है और इको का गाना भी सुनना चाहती है। स्क्रोल उसे फिर बताती है कि इको भी एना की एबिलिटी से काफी तारीफ करती है और वो यहाँ की सारी जादूगरनियों में से सबसे ज्यादा पावरफुल एना को मानती है। अब इसके जवाब में एना पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। स्क्रोल बताती है कि एको ग्रे कासल से नहीं है, बल्कि दूसरे वाले कॉन्टिनेंट से आई है। उसे क्लियर वाटर फोर्ट का एक व्यापारी ग्रे कासल में लाया था, जहाँ उसे मर्दों को खुश करने की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन अब यहाँ उसकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर है। एको का अतीत एक सीक्रेट है जो दुख से भरा हुआ था, क्योंकि कुछ लोग उसे उसके परिवार से अलग करके बहुत दूर ले गए थे। एना को उसकी स्टोरी सुनकर दुख होता है और लेडी स्क्रोल को बताती है कि इको के लिए एना जैसी शक्ति पाना किसी लॉटरी जीतने के बराबर है, क्योंकि उसका गाना उसके कैरियर को बूस्ट नहीं करता। फिर वो एना को तसल्ली देते हुए कहती है कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जादूगरनियां अब बेबस नहीं है। एना जो राजकुमार से मिलने वाली पहली जादूगरनी थी, स्क्रोल उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसकी वजह से बाकी जादूगरनियों को ये जगह मिली है। स्क्रोल देखती है कि एना के बाल थोड़े लंबे हो गए और पूछती है कि क्या किसी ने उन्हें कभी काटा नहीं। एना शर्माकर कहती है कि वो खुद अपने बाल काट लेती है। स्क्रोल उसे कहती है कि वो उसके बाल सही से काट देगी और इस बात से वो खुशी से कहती है कि अपने कैंप में सभी लड़कियों के बाल वही काटा करती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने टूल्स लेके आती है और एना के बाल एक कपड़े से बांध देती है और बाल काटना शुरू करती है। साथ में ही वो बता रही होती है कि वो पहले एक बार्बर थी और लोगों के बाल काटकर पैसा कमाती थी, जिस पर वो गुजारा करती थी। एना थोड़ी नर्वस होती है और एक सवाल पूछती है कि वो कहती है कि कल उसने जो बुक पढ़ी थी उसमें बहुत सी कहानियां थी जहां राजकुमार हमेशा किसी राजकुमारी से शादी करता है और उसे अपनी बीबी मनाता है। वो पूछती है कि राजकुमार को हमेशा किसी ड्यूक की बेटी से ही शादी क्यों करनी पड़ती है। स्क्रोल समझाती है कि ये सब एक ट्रेडिशन है, लेकिन एना तुरंत पूछती है कि क्या होगा अगर किसी को राजकुमारी या फिर नोबल औरतें पसंद ना हो। स्क्रोल जवाब देती है कि पर्सनल पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजकुमार को किसी शाही खानदान की लड़की से शादी करनी होगी, क्योंकि ऐसे ही वो बादशाह बन पाएगा और एक बादशाह की शादी पॉलिटिकल फायदा देखकर होती है। इसके अलावा एक बादशाह के बच्चों का पूरी तरह से शादी में शाही खून का होना जरूरी है, तभी आगे चल के वो राजा बन पाएगा। है ना। ये सुन के थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि शायद वो सोच रही थी कि उसे प्रिंस रोलैंड से शादी करने का चांस मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जादूगरनियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उसका ये चांस पहले ही खत्म हो चुका है। स्क्रोल भी ये बात समझती है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि एना को इस बात का दुख हो। जब वो एना के बाल काट लेती है तो एना बहुत प्यारी और सुंदर लगने लगती है और स्क्रोल फैसला करती है कि वो अब से वो अपनी कहानियां बदल देगी ताकि एना उदास ना हो। वो एना से कहती है कि वो अपने कमरे में जा रही है और अगर एना को किसी बुक में समझ ना आए तो वो उसके पास आ सकती है, लेकिन जाने से पहले एना फिर बोलती है कि उनका राजकुमार कहानियों वाले राजकुमार जैसा नहीं है, क्योंकि वो जो चाहता है वही करता है, चाहे कुछ भी हो। स्क्रोल पूछती है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। एना उसे याद दिलाती है कि अगर वो कोई साधारण राजकुमार होता तो उसे कभी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद राजकुमार के हाथ में एक पेपर होता है जिसमें पाइथागोरियन थ्योरम होता है। वो स्क्रोल को थोड़ी सी अलजेब्रा सिखा रहा होता है और कहता है कि वो उसके लिए कुछ और इक्वेशन लिखेगा जो उसे याद करने होंगे। राजकुमार पूछता है कि क्या उसे ये सब समझ आ गया है और स्क्रोल हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी शक्ति का यूज करके इक्वेशन को याद कर लेती है। ऐसा लगता है कि राजकुमार अपना मैथ का ज्ञान सेव करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बाद में भी काम आ सके। वो अपने पिछले जीवन के इंजीनियर होने का पूरा भाई फायदा उठा रहा है। वो पिछले जीवन में एक इंजीनियर था, इसलिए उसे मैथ और फिजिक्स के बारे में काफी कुछ पता है, तो और उसे दूसरे सब्जेक्ट का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है।
इसलिए वो स्क्रोल से वो सब याद करवा रहा है जो उसने लिखा है, ताकि ये ज्ञान भविष्य में ज्ञान देने के लिए काम आ सके। उसका ये भी मानना है कि इस ज्ञान के साथ वो अपने शहर के लोगों को और बेहतर शिक्षा दे सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद अब वो अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ पाया है कि इस दुनिया में मैजिक असल में क्या है। यहाँ मैजिक हर जगह है और यहाँ प्राकृतिक नियमों को ऐसे बदल देता है जो बिल्कुल भाई सोच से बाहर है। मैजिक के असल शक्ति के बारे में जानने का एक ही तरीका है कि वो इस यूनिवर्स को समझे। वो आइंस्टाइन के डिस्कवरीज और साइंस के बारे में सोचने लगता है और ये भी सोचता है कि शायद उसकी दुनिया के साइंटिफिक जो भी हिस्से हैं, आइंस्टाइन की डिस्कवरीज और साइंस के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि शायद उसकी दुनिया के साइंटिस्ट ने भी इस मैजिक पावर को ढूंढ लिया था, लेकिन उनके पास इसे प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वहां कोई जादूगरनियां नहीं थी। अचानक स्क्रोल उसे भावनाओं से बाहर निकालती है और जैसे जैसे समय गुजरता है राजकुमार डिसाइड करता है कि अब काम खत्म करना चाहिए। स्क्रोल अपनी जगह से उठ जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि उसके पास एक सवाल है जो वो पूछना चाहती है राजकुमार से। राजकुमार उसे बोलने की परमिशन देता है और वो पूछती है कि उसने जादूगरनियों को अपने साथ क्यों रखा और क्या उसे चर्च की धमकियों का डर नहीं लगता। इस पर रोलैंड को ये सवाल आने की उम्मीद पहले से थी, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या वो कभी किसी जादूगरनी से शादी करेगा तो अचानक उसे झटका लग जाता है ये सुन के। अपना मुंह साफ करते हुए वो पूछता है कि उसने ऐसे रैंडम सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि किसी जादूगरनी से शादी करना कैसा होगा और ऐना की यादें उसके दिमाग में आती हैं। वो सारी अच्छी यादें उसे खुश कर देती हैं और ये काफी टाइम सोचने के बाद वो खामोशी से कहता है कि वो जादूगरनी से शादी करेगा। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई किसी जादूगरनी से वो शादी करेगा। अब सीन कट होता है, रात गहरी होती है जाती है और नाइटिंग अपनी नाइट ड्रेस में बेड पर बैठी होती है जो सोने के लिए रेडी होती है। कैमरामैन कहीं और ही फोकस कर रहा है। अब इस सीन को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो थोड़ा स्टॉप कर सकते हो। अब इस दौरान बैंडी जो हमेशा अपनी आंखें बंद रखती है और उससे पूछती है कि नाइटिंग कहाँ खोई हुई है और वो हैरान होती है कि नाइटिंग इतनी खुशी से क्यों स्माइल कर रही है, क्योंकि वो उसका ये मूड कभी कभी ही देख पाती है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं ताकि सारी कहानी समझ आ सके। जब स्क्रोल ने राजकुमार से पूछा था कि क्या वो किसी जादूगरनी से शादी करेगा तो नाइटिंग उनकी बात चुपके से सुन रही थी और राजकुमार का जवाब सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद जग गई। वापस अभी के समय में बैंडी बार बार पूछती है कि क्या उसकी खुशी का क्या कारण है, भाई मेरे को भी तो बता, और सोचती है कि शायद उसने कोई कार्ड गेम जीता है। अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि राजा के सिपाही अपने कैप्टन आयरन एक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो उन्हें सख्त ट्रेनिंग दे रहा होता है और चीफ नाइट उन सिपाहियों की एनर्जी देखकर हैरान होता है। वो याद करता है कि सर्दियां आने से पहले ये लोग बस माइनर्स और हंटर्स थे जो काफी कामचोर थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से वॉरियर्स बन गए हैं। फिर भी उसे पता है कि जब ये लोग अपनी पहली लड़ाई लड़ेंगे तभी वो असली सिपाही बनेंगे। तभी राजकुमार रोलैंड वहां आता है और नाइट कार्टर से ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। नाइट कहता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तभी क्यूरियस होकर पूछता है कि उसके साथ वाली औरत कौन है और कहता है कि क्या वो भी जादूगरनी है। राजकुमार खुशी से कंफर्म करता है कि ऐसा ही है और अपने नाइट को सबको इकट्ठा करने का ऑर्डर्स देता है क्योंकि उसे कुछ अनाउंस करना है। नाइट तुरंत सिपाहियों को लाइन में खड़ा होने को कहता है और जब सब इकट्ठा हो जाते हैं राजकुमार बोलना शुरू करता है। सबसे पहले वो सबका दिल से स्वागत करता है और अचानक हंटर आयरन एक्स एक शैतान की तरह आगे बढ़ता है जैसे वो किसी की जान लेने वाला हो। नाइट कार्टर तुरंत अलर्ट हो जाता है और वो तुरंत राजकुमार को सुरक्षित करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अचानक आयरन एक्स एक घुटने में गिर जाता है और एक जादूगरनी के सामने झुककर उसे अपनी क्लैन लीडर के रूप में बुलाता है। ये सब सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। सीन तुरंत एक फ्लैशबैक में जाता है जहां हर तरफ आग ही आग जल रही होती, सब कुछ जल रहा होता है भाई, जहां एक जवान लड़का एक बड़ी कुल्हाड़ी के साथ लोगों को काट रहा होता है। और तो और वो जादूगरनी भी वहां होती है जो चीख रही होती है वो डर के मारे चिल्लाती है जब ये गंदा आदमी उसके सबसे लॉयल नौकर को अपनी तलवार से मार देता है।
इसके बाद वो घमंड से उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ओश क्लेन की आखिरी मेंबर है। वो उसे एक पवित्र युद्ध के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि वो विरोध करना बंद करे क्योंकि उसका क्लैन अब तबाह हो चुका है और उसके भाई और बाप को उसने अपने हाथों से मार दिया है। अब नियमों के अनुसार वो उसे याद दिलाता है कि अब उसका क्लैन उसका गुलाम बनेगा, लेकिन लगता है उसका सबसे लॉयल नौकर आयरन एक्स अभी भी जिंदा है। जब ये गंदा आदमी इको की तरफ बढ़ता है तो और उसके सीने पर हाथ रखता है तो आयरन एक्स आगे बढ़ता है और उसके पीछे हटने को कहता है, लेकिन अचानक कोई पीछे से जोर से मारता है और वो एक आलू की बोरी की तरह नीचे गिर जाता है। फिर वो जालिम आदमी एको को और जलील करता है और उसके जिस्म पर पैर रखता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि उसे क्लियर वाटर पोर्ट में ले जाया जाएगा और कहता है कि उनके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इस दौरान आयरन एक्स भी बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसका होश आता है, उसे होश आता है तो उनके दुश्मन अपना सामान बांधकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी के समय में आयरन एक्स बताता है कि ये सब होने के बाद उसने किसी भी दूसरे क्लैन का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। उसका एक ही मिशन था कि वो लेडी इको को बचाना चाहता था। वो बताता है कि उसने क्लियर वाटर पोर्ट से लेकर दूर के बाजारों तक उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहां वो फिर से घुटने में बैठ जाता है और कसम खाकर कहता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी प्रिंस रोलैंड की सेवा करता रहेगा। वो मानता है कि जब उसने लेडी इको को देखा था वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार बीच में बोलता है और उसे शांत करके उठने को कहता है। फिर राजकुमार कहता है कि वो आयरन एक्स का बदला लेने में उसकी हेल्प कर सकता है। आयरन एक्स ये सुनकर जोश में आता है और वो पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करने जा रहे हैं। राजकुमार कंफर्म करता है कि वो ये सब अभी नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में जरूर ऐसा होगा। आयरन एक्स ये सुनकर खुश हो जाता है और लेडी इको को तसल्ली देता है कि वो एक दिन अपने देश वापस जा सकेगी। इको जवाब देती है कि वो अब क्लैन लीडर नहीं है। अब ये बात समझ आती है कि वो एना की शक्तियों की इतनी तारीफ क्यों करती थी, क्योंकि वो अपने क्लैन के लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं थी। इस दौरान राजकुमार अपने ख्यालों में खो चुका था, क्योंकि आयरन एक्स ने जो कुछ उनके देश के बारे में बताया था वो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग था। असल में उन पहाड़ों में एक काला गू है जो जमीन से निकलता है और काफी दिनों तक बिना बुझे जलता रहता है। जब इसके बारे में और भी सोचता है तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। जब उसे समझ आता है कि उसे कोई आम चीज नहीं बल्कि एक पूरा ऑयल का खजाना मिल गया है। ऑयल के बारे में सोचने से ही वो एरोप्लेन और तेजी से चलने वाली गाड़ियों के सपने देखने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके पास ऑयल हो तो वो कंबशन इंजन बना सकता है। इसलिए राजकुमार आराम से कहता है कि जब वो बादशाह बनेगा तो वो ओश क्लैन की हेल्प करेगा ताकि वो अपना घर वापस ले सके। आयरन एक्स इस बात से खुशी से नाचने लगता है। वो राजकुमार का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन राजकुमार सीरियस हो जाता है और आयरन एक्स को याद दिलाता है कि उसके आज के इस एक्शन ने आर्मी के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए उसे 2 दिन की सजा के तौर पर लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। आर्मी कैप्टन इस बात को शांति से एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो इस पनिशमेंट का डिजर्व करता है। दूसरी तरफ उनकी आर्मी वहीं खड़ी होती है। एक सिपाही अपने दोस्त से पूछता है कि कैप्टन आयरन एक्स के साथ आखिर क्या हो रहा है। उसका दोस्त उसे कहता है कि आयरन एक्स को टीम लीडर बोलना चाहिए, क्योंकि राजकुमार चाहता है कि सब एक दूसरे को उनके रैंक्स के हिसाब से बुलाएं। फिर वो आयरन एक्स की सिचुएशन के बारे में पूछता है और उम्मीद करता है कि वो राजकुमार उस पर ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। जब सिपाही इस बारे में सोच रहा होता है, राजकुमार अपने बंदों के साथ आराम से चलते हुए आता है और कार्टर सबको अटेंशन होने को कहता है। सिपाही फिर चुपके से आयरन एक्स के ना होने के बारे में बात करते हैं। राजकुमार आगे बढ़ता है और उनको संबोधित करता है और बताता है कि उनकी ट्रेनिंग एक जरूरी मीटिंग के लिए रोकी गई थी। वो उनसे एक जरूरी बात करने आया है और कहता है कि बात खत्म होने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। वो बताता है कि उसके साथ वाली औरत बीच इको है जो आयरन एक्स की रिश्तेदार है। वो उन्हें समझाता है कि उनके कैप्टन ने आर्मी के कुछ नियम तोड़े हैं, जिसके कारण उन्हें 2 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। वो एक बार फिर उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ खड़ा हर बंदा बॉर्डर टाउन की
एलिट आर्मी का सिपाही है और एक सिपाही होने का सबसे जरूरी नियम है ऑर्डर्स का पालन करना। अपनी बात को क्लियर करने के लिए राजकुमार पूछता है कि क्या उन्हें ये समझ आया, जिसके जवाब में सब ऊंची आवाज में यस सर कहते हैं। इको फिर अपना हुड्डी उतारती है और सबके सामने आती है। राजकुमार बताता है कि वो अलग अलग आवाजें निकाल सकती हैं, जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या आर्मी मार्चिंग सॉन्ग। और तो और उसके बनाए हुए कमांड्स उनके मूवमेंट्स को गाइड करेंगे ताकि सब फॉर्मेशन में रहें। सिपाही मार्चिंग सॉन्ग्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा कंफ्यूज लगते हैं। जब इको अपना रोप ड्रामेटिक अंदाज में फेंकती है, राजकुमार कहता है कि युद्ध में वो उनकी गाइड होगी, जैसे किसी रॉक शो में वीआईपी होता है, लेकिन ये वीआईपी युद्ध में उनके साथ होगा, इसलिए उन सबको उसकी रक्षा करनी होगी, जिसे वो अपना पसंदीदा गिटार। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद इको अपना गाना शुरू करती है। उसकी मीठी आवाज हवा में गूंजती है और ये कोई रैंडम गाना नहीं है, बल्कि एक युद्ध का गाना है जो सिपाहियों को लड़ने के लिए जोश देता है। दूसरी तरफ ईगल टाउन में आधी रात को सिपाही गार्ड ड्यूटी पर होते हैं जब अचानक एक तीर एक सिपाही के दिल में लगता है। इससे पहले कि वो रिक्वेस्ट कर पाए, वो देखते हैं कि ढेर सारे तीर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। बचे हुए सिपाही दर्द से चीख रहे होते हैं। उस टाउन से थोड़ा ही दूर राजकुमार टिमोथी खड़ा होता है, जो होने वाला बादशाह है। वो सिर से पांव तक सुनहरे आर्मर में ढका होता है और वो वहां अकेला नहीं है, उसके साथ हजारों नाइट्स की आर्मी है। उसके वजीर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने अपनी बहन पर रात के अंधेरे में अटैक करके अच्छा किया। वो इस समय सो रही होगी और अचानक इस अटैक से घबराकर हार मान लेगी, लेकिन टिमोथी उन्हें कहता है कि वो अभी जाग रही है क्योंकि उसने जानबूझकर पहले ही मेन रोड पर एक डाइवर्जन आर्मी भेजी थी, जबकि एलिट नाइट को पूर्व से ले आया ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से अटैक कर सके। वो कहता है कि अगर वो भागना भी चाहे तो रात के समय नहीं भाग सकती। उसका नाइट इस बात से सहमत होता है और कहता है कि रात के समय आर्मी को एकदम रेडी रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और अगर उसने ऐसा किया भी तो उसकी बुरी तरह से हार हो जाएगी। लेकिन फिर टिमोथी कहता है कि वो अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता है। वो यकीन के साथ कहता है कि वो डर के मारे भाग जाएगी और अपने शहर के लोगों को मरने के लिए छोड़ जाएगी। पर टिमोथी इस बार उसे भागने नहीं देगा और उसे पकड़ लेगा। उसे पूरा यकीन है कि वो उसके हाथों से नहीं निकल पाएगी, चाहे वो क्लियर वाटर पोर्ट तक ही क्यों ना पहुंच जाए। नाइट अपना बैटल प्लान बताता है। वो ईगल सिटी पर जोर से अटैक करेगा, जबकि टिमोथी गार्सिया को अपना प्लान सेट होने के बाद टिमोथी अपने सिपाहियों को जोश दिलाता है और कहता है कि ग्रे कासल किंगडम को बढ़ाने का समय आ गया है। वो सब उन डरे हुए सिपाहियों की तरफ बढ़ते हैं और उन थोड़े से वीक सिपाहियों को मारकर खुश हो जाते हैं। नाइट इस हंगामे को देखकर स्माइल करता है और वो अपने बादशाह से प्रॉमिस करता है कि वो दुश्मनों को मिट्टी की तरह बिखेर देगा। टिमोथी आसपास देखता है और अपने दूसरे नाइट फ्रांसिस को ढूंढता है, जो गार्सिया को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा था। वो देखता है कि फ्रांसिस अभी तक वापस नहीं आया, तो टिमोथी को यकीन हो जाता है कि वो लालची आदमी ग्रासिया के खजाने के पीछे पड़ा होगा। अचानक उसके नाइट का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है जब वो आगे इशारा करता है। जब हम उस तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी आर्मी का साया दिखाई देता है, जिसे ग्रासिया बिम्डन लीड कर रही होती है और उसके साथ ही अपनी क्लियर वाटर देश के झंडे को लहरा रही होती है। पूरे जोश के साथ वो अपने सिपाहियों को कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब अपने भाले उठाकर लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और उन सबका जोश देखकर वो कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करती है। उसका भाई उसे वहां अपनी आर्मी के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी हिम्मत दिखा ले, टिमोथी को यकीन है कि आज वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा ताकि आइंदा वो उसके रास्ते में ना आए। वो उसे और उसकी आर्मी को तबाह करने के लिए रेडी हो जाता है। अब सीन ग्रासिया के ईगल सिटी के दरवाजे पर शिफ्ट होता है, जहां फ्रांसिस अपनी टीम के साथ शहर में एंटर होता है। वो देखता है कि शहर के लोग डर के मारे चुप होते हैं। वो सब अपनी पलटून को देखकर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं।
फ्रांसिस को ये सब देखकर शक होने लगता है। उसे पता है कि राजकुमारी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो शहर की दीवारों को बिना सुरक्षा के छोड़ दे। अचानक उसकी नाक में एक अजीब सी बदबू आती है और वो सबको कहता है कि यहाँ बहुत बदबू है, इसलिए वो अपने टाउन हॉल की तरफ चलने को कहता है। ऐसा लगता है कि नालियों में कुछ सड़ रहा है। जब वो टाउन हॉल पहुंचते हैं तो नाइट अपने सिपाहियों के साथ हॉल में एंटर करता है। थोड़ी देर बाद एक सिपाही फ्रांसिस को बताता है कि उन्होंने बेसमेंट खोज की और लेकिन वहां कुछ भी कीमती नहीं मिला। ये सुनकर फ्रांसिस गुस्से में आकर चीजों को लात मारने लगता है। आखिर में उसे समझ आता है कि ये सब ग्रासिया का प्लान था। अगर वो जल्दी में होती तो वो सारा कीमती सामान यहीं छोड़ जाती। ऐसा लगता है कि वो पहले ही शहर को छोड़ने के लिए रेडी थी। ठीक उसी समय उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि नॉर्थ गेट में आग लग गई है। वो तुरंत बाहर दौड़ता है और देखता है कि आग चारों तरफ फैल रही है। नाइट अपने सिपाहियों को शांत रहने और आग बुझाने के लिए लोगों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन एक सिपाही चिल्लाता है कि आग बहुत तेजी से फैल रही है, पानी से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर ड्यूक फ्रांसिस एक बार फिर हैरान हो जाता है। सिपाही उसे समझाता है कि पानी इस आग को नहीं बुझा सकता, बल्कि ये आग को और फैलाएगा। अचानक एक और सिपाही आता है जो शायद एक और बुरी खबर के साथ आया है और उन्हें बताता है कि आग शहर तक पहुंच चुकी है और उनके सिपाही इसे रोक नहीं पा रहे। आग बहुत तेजी से फैल रही होती है। फ्रांसिस की शुरुआती खामोशी एकदम डर में बदल जाती है। वो उस आग से निकलने के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि ये सब जादूगरनियों का काम है और उसे यकीन हो जाता है कि ग्रासिया जादूगरनी की हेल्प ले रही है। फिर भी वो अपने सिपाहियों को हिम्मत करने के लिए बोलता है और कहता है कि ये शैतानी आग ग्रासिया के ऑर्डर पर जादूगरनियों ने लगाई है। वो अपने घोड़े पर सवार होता है और सिपाहियों को अपने पीछे आने को कहता है, क्योंकि वो इस जगह से जिंदा निकलने के लिए आग के दरिये से गुजरने जा रहे हैं। वो तेजी से उस चीखती हुई आग के बीच से निकलते हैं। नाइट सबको चिल्लाकर आगे बढ़ने को कहता है। उसे यकीन है कि डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट उनकी रक्षा करेगा। वो आग के तूफान के बीच से गुजर रहे होते हैं और उनके चारों तरफ बिल्डिंग्स गिर रही होती है, लेकिन ड्यूक हर रुकावट को एक हीरो की तरह पार करता है। आखिर में आग के पहले तूफान से निकलने के बाद वो अपने सिपाहियों को तसल्ली देने के लिए मुड़ता है, ये बताने के लिए कि वो बच गए हैं, लेकिन तभी देखता है कि उसके सिपाही पहले ही आग में जल चुके हैं। वो कांपने लगता है और डिवाइन स्टोन को देखने लगता है। वो सोचता है कि इस डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट ने क्यों कुछ नहीं किया। वो शहर को अपने आसपास तबाह होते हुए देख रहा होता है। उसका दिल डर से बैठ जाता है जब वो सोचता है कि कहीं वो गिरते हुए मलबे के नीचे ना दब जाएं। पूरी ईगल सिटी जलकर खाक हो चुका होता है। आखिर में फ्रांसिस सिटी के गेट से जिंदा निकल आता है। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे होते हैं और उसकी हालत कचरे से भी बुरी होती है। जब वो देखता है कि डिवाइन स्टोन ऑफ जजमेंट ने उनकी रक्षा नहीं की तो वो समझ जाता है कि ये जादूगरनियों का काम नहीं था। जब वो घुटनों के बल गिर जाता है, एक आदमी बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आता है। फ्रांसिस उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये सैंड पीपल है, उसका अंत आ चुका है और ये सोचकर वो कांपने लगता है। वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और बुरी तरह से उसका सिर काट देता है। दूसरी तरफ टिमोथी अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। दोनों आर्मीज लड़ाई के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जब ग्रे कासल की सेना आगे बढ़ती है, ग्रासिया के सिपाही भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। दोनों आर्मीज के बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई होती है। दोनों तरफ के लोग तलवार और भालों से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पूरा सीन एक भयंकर कत्लेआम बन जाता है। तभी एक सिपाही रानी ग्रासिया की तरफ दौड़ता है और रानी अपने तख्त पर सुकून से बैठी होती है और उसके आसपास सैंड पीपल उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। वो अपना हाथ उठाती है और बिना कोई शब्द बोले अपनी उंगली से इशारा करती है। तभी सैंड पीपल आगे बढ़ते हैं और उस सिपाही के घोड़े के पैर एक ही बार में काट देते हैं। बेचारा सिपाही जमीन पर गिरता है और उसकी आंख झपकने से पहले ही सैंड पीपल उसे एक खूंखार बार से खत्म कर देते हैं। टिमोथी की सेना डर के मारे भागने लगती है क्योंकि उनके सामने एक और बड़ी सेना खड़ी होती है जो अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे दूर दक्षिणी हिस्से से आए हैं, जहां से लेडी इको और कैप्टन आयरन एक्स आए थे। और क्योंकि दक्षिणी हिस्सा ऑयल से भरा हुआ है तो मुझे लगता है कि शहर में लगी आग शायद ऑयल की वजह से ही लगी थी।
इसलिए ड्यूक फ्रांसिस उसे बुझा नहीं पाया था। सैंड पीपल अपनी कुल्हाड़ी उठाते हैं और टिमोथी की सेना की तरफ दौड़ते हैं। वो बहुत तेजी और जोर के साथ अपने वार करते हुए रास्ते में आने वाले हर सिपाही को ऐसे काटते हुए जा रहे होते हैं जैसे कि वो खीरे ककड़ी काट रहे हो। ये अब ये युद्ध नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम बन गया है। सैंड पीपल अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पूरे मैदान पर छा जाते हैं। रानी ये सब हंगामा देखकर बस मुस्कुराती रहती है, जबकि टिमोथी का चेहरा पूरे डर और खौफ से भर जाता है। उसकी फटी पड़ी है भाई। वो अपने नाखून चबाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, वो देख क्या रहा है। वो अपने नाइट को बाजा बजाकर सेना को दोबारा इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है, लेकिन नाइट उदासी के साथ कहता है कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है। टिमोथी नर्वस होकर अपने नाखून चबाता है और वो अपने सिपाहियों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और खुद वो अपने घोड़े पर उल्टी दिशा में भागने लगता है। हारने के बावजूद भी वो घमंड करता है और ये यकीन के साथ कहता है कि अगली बार जब वो लड़ेंगे, आई मीन अपनी बहन को वो पकड़ ही लेगा। इन दोनों जिद्दी भाई बहनों की इस फिजूल की लड़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें वापस बॉर्डर टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस रोलैंड भी लोंगसोंग फोर्टेस का सामना करने के लिए रेडी हो रहा होता है। उसे यकीन है कि लोंगसोंग अभी अटैक करने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमंस के अटैक के बाद बॉर्डर टाउन अभी वीक होगा। लेकिन राजकुमार इसके लिए पहले से रेडी था। उसके पास गन पाउडर का स्टॉक ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोंगसोंग की आर्मी को रोकने के लिए काफी होगा। फिर राजकुमार सोच में पड़ जाता है कि अगर वो जीत गया तो क्या वो लोंगसोंग फोर्टेस में शिफ्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है कि उसके लिए यहीं रहना बेहतर होगा, क्योंकि उन निकम्मे नोबल्स के साथ डील करना एक सिरदर्द होगा। इससे बेहतर है कि वो अपने बॉर्डर टाउन में ही रहे और लोंगसोंग के रिसोर्सेज को यूज करके उसे और डेवलप करे। उसके चेहरे पर ये सोचकर स्माइल आ जाती है कि जीतने के बाद उसे ढेर सारे मजदूर और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मिलेंगे। वो ड्यूक रायन को युद्ध में हराकर उसका सारा खजाना लूटने के लिए उतावला होने लगता है और ये सब देख सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। अचानक उसे फील होता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है। तभी लाइटनिंग खिड़की तोड़ के अंदर आती है और उसके सीने से लग के एक जोर से झटका देती है। थोड़ी देर बाद जब वो इस शॉक से खुद को रिकवर करता है तो वो जोश के साथ लाइटनिंग से अपडेट मांगता है। लाइटनिंग खुशी से बताती है कि लोंगसोंग फोर्टेस की सेना आगे बढ़ रही है। बॉर्डर टाउन से थोड़ा दूर लोंगसोंग की आर्मी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सारे नाइट चमकती हुई आर्मर में होते हैं, जबकि ड्यूक रायन उन्हें लीड कर रहा होता है। उसका एक वजीर जिसकी आंखें नींद से भरी हुई होती हैं, ड्यूक रायन को सलाह देता है कि उन्हें रात को आराम करना चाहिए और अगले दिन बॉर्डर टाउन पर अटैक करना चाहिए। लेकिन ड्यूक रायन मजाक में जवाब देता है कि वो जब रात अपने बड़े कासल के बिस्तर में सोएगा और बॉर्डर टाउन को हरा के ही उसे नींद आएगी। वो मजाक करता है कि बॉर्डर टाउन जैसे कमजोर देश का कोई भी आसानी से हरा सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पास खड़ा एक गंजा बोलता है कि और कहता है कि उनके सिपाही सारी रात चल के थक चुके हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो युद्ध को फिलहाल रोक दें और रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद अटैक करें। इसके अलावा क्योंकि राजकुमार डीमन से लड़ने के बाद भी सही सलामत है, तो ये तो कंफर्म है कि उनके पास जरूर कोई प्लान होगा, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन हालात को समझने के बजाय वो ऑरेंज बालों वाला आदमी हंसकर कहता है कि वो मॉन्स्टर शायद काफी वीक थे, जो प्रिंस रोलैंड की छोटी सी दीवार भी पार नहीं कर सके। ड्यूक रायन इस बात से सहमत होता है और बताता है कि इस साल हर्मिस चर्च पर डिमोनिक हाइब्रिड ने काफी भयानक अटैक किया था, जबकि बॉर्डर टाउन को सिर्फ भटके हुए मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा और वो उनसे भी किसी तरह बच पाया होगा, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। वो कहता है कि प्रिंस टिमोथी और प्रिंसेस गार्सिया ने ईगल सिटी में एक दूसरे को तबाह कर दिया और सारा शहर भी जला दिया। उस युद्ध की वजह से दोनों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ड्यूक रायन समझता है कि वेस्टर्न रीजन को अपने रूल के नीचे एक करने के लिए उसके लिए पास एक गोल्डन चांस है। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि प्रिंस रोलैंड को एक मैसेज भेजा जाए और जिसमें कहा जाए कि अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसे सुरक्षित
तरीके से किंग सिटी तक एस्कॉर्ट करेगा। नाइट जवाब देता है कि रोलैंड की सेना पहले से ही फॉर्मेशन में है और रेडी हो चुकी है। एक बात तो कंफर्म है कि ये बातचीत के जरिए सरेंडर नहीं करेंगे। ड्यूक अपनी टेलीस्कोप निकालता है और देखता है कि वहां सिर्फ थोड़ी सी सेना खड़ी है। गंजा वजीर भी उनकी बिखरी हुई फॉर्मेशन और उनके बेकार हथियार को देख के हैरान हो जाता है। ड्यूक के चेहरे पर स्माइल फैल जाती है जब वो इन कमजोर सिपाहियों को देखता है। वो सबको आगे बढ़ने का इशारा करता है और पूरी सेना उस छोटे सी ग्रुप का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, बैनर दुश्मन सिपाहियों की सेना देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने गाल पर एक थप्पड़ मारकर अपना डर हटा देता है और अपने साथियों को हिम्मत देते हुए कहता है कि उन्होंने डेमोनिक विश को हरा दिया है, तो ये इंसान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब दुश्मन की सेना करीब आती है तो बैनर अपने साथियों को लड़ने के लिए हिम्मत दिलाता है और उन्हें चैलेंज का सामना करने के लिए उत्साहित करता है। इसी दौरान पहाड़ पर राजकुमार अपनी सेना के बारे में काफी कॉन्फिडेंस फील करता है और उसे यकीन है कि इस लड़ाई को जीतना इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए बहुत जरूरी है। लाइटिंग उसे ख्यालों से निकालती है और कहती है कि दुश्मन करीब आ रहे हैं। वो पूरी सेना को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देती है। राजकुमार रोलैंड अब सीरियस हो जाता है और तुरंत फायर करने का ऑर्डर देता है। ठीक उसी समय सिपाही अपने कैनन की डोरी को आग लगाते हैं और कैनन बॉल्स तुरंत फायर होते हैं जो सीधा फ्रंट लाइन के सिपाहियों की तरफ आते हैं। जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं, सिपाही बिखर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन पर ये अटैक कौन सा टाइप का हुआ है। बेचारे सिपाही डर से कांप रहे होते हैं और सोचते हैं कि राजकुमार ने शायद बिजली फेंकी है। ड्यूक रायन जल्दी से उनकी चिंता को खत्म करता है और कहता है कि ये सब एक धोखा है भाई, ये सिर्फ शोर है और कोई भी असली नुकसान नहीं हुआ है। ये सोचकर वो सिपाहियों को दुश्मन पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है, लेकिन बेचारा ड्यूक रायन का जोश जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है जब वो एक और कैनन बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। इस बार ये सीधा सिपाहियों के बीच में गिरता और सबको बॉलिंग पीस की तरह गिरा देता है। दोस्तों, YouTube पॉलिसीज के वजह से मैं कुछ खून खराबाई इधर नहीं डाल रहा हूं, तो प्लीज मुझे माफ करना। सिपाही फिर भी आगे बढ़ते हैं जबकि कैनन बॉल्स नरक से आए हुए मटेरियल्स की तरह बरस रहे होते हैं। इस दौरान ड्यूक रायन को अभी भी ये पता नहीं चलता है कि वो आखिर कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो वो डिफेंस लाइन तोड़ देंगे और जीत जाएंगे। जैसे ही नाइट हमारी आर्मी के करीब आते हैं, बैनर सबको कैनन का मुंह नीचे करके अपने सामने फायर करने को कहता है। सिपाही जल्दी से इस ऑर्डर का पालन करते हैं और जब नाइट उनके बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो कैनन बॉल सीधा फायर होता है और एक नाइट के सीने से गुजर जाता है। वो सिपाही अगले ही पल जमीन पर पड़ा होता है। आखिरकार ये सब देखकर वो बदमाश सिपाही बिल्कुल डर जाते हैं। जब सिस्टर एक को अपना गाना गाने लगती है तो सिपाही फिर एक नए जोश के साथ भर जाते हैं। वो अपनी बंदूकों का निशाना लगाते हैं और शूट करना शुरू कर देते हैं और दुश्मन सिपाहियों के सिर और सीने में गोली मारते हैं। बेचारे सिपाही तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उल्टा भागने लगते हैं। बस सच कहूं तो मुझे दुश्मन सिपाहियों के लिए थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनका लीडर एक जिद्दी, घमंडी और बिगड़ा हुआ बूढ़ा है। ड्यूक रायन अपने दांत पीस रहा होता है और उन्हें ऑरेंज बालों वाला वजीर कहता है कि उन्हें नहीं पता कि राजकुमार किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है और वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए हमें वापस चलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। गंजा भी इस बात से सहमत होता है और कहता है कि इन पहाड़ों में लकड़ी की बहुत कमी है, इसलिए अभी उन्हें वापस चल के खुद को संभालना होगा। मेरे हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके सिपाही अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ड्यूक रायन भाई वो कहाँ मानने वाला था। वो तुरंत चिल्लाता है, वो बच्चों की तरह रोना बंद करे। वो चिल्लाता है और कहता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो और एक सिपाही को वापस भागने के लिए मार देता है। वो सब उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो जालिम उन्हें फिर लड़ने के लिए कहता है। वो बेचारे सिपाही अपनी जान बचाने के लिए बस भाग रहे होते हैं ताकि जलती हुई आग में ना आ जाए। इस दौरान प्रिंस रोलैंड अपनी जीत से काफी खुश होता है लेकिन चीफ नाइट को इस तरह के युद्ध का कोई मजा नहीं आता। वो कहता है कि इसमें कोई इज्जत की बात नहीं है, लेकिन प्रिंस रोलैंड तुरंत उसे कहता है कि वो इस बात से परेशान ना हो क्योंकि उन्हें अभी भी ड्यूक रायन का पीछा करना है। लगता है कार्टर को इस नए युद्ध के तरीके का आदी होना पड़ेगा क्योंकि नाइट्स का जमाना अब खत्म हो रहा है और एक नए युद्ध का समय आ रहा है।
है। जब राजकुमार अपने जहाज पर सवार होता है वो इस जीत से खुश होता है क्योंकि ये युद्ध उसकी उम्मीद से भी अच्छा गया। अगर सब कुछ ठीक रहा और उनकी सेना की इसी स्पीड से चलती रही तो आयरन एक्स और राइफल वाले सिपाही कल सुबह ड्यूक रायन पर एक सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। वो दुनिया की पहली ऐसी सेना को लीड करने के लिए उत्साहित है जो पावरफुल जादूगरनियों के साथ है, जिसमें हर एक अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है। अचानक ऐना वहां आती है और पूछती है कि वो ऐसी अजीब सी स्माइल क्यों दे रहा है। वो जल्दी से इस बात को टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पास आती है और उसके चेहरे से बहती हुई राल पहुंच देती है, लेकिन राजकुमार तुरंत उसका रुमाल छीन लेता है और खुद अपना चेहरा साफ करता है। ऐना उसे याद दिलाती है कि उन्हें सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इस बात पे वो मान जाता है, लेकिन जब वो जहाज के एक कमरे में पहुंचते हैं वो घबरा जाते हैं जब देखते हैं कि सब एक ही कमरे में आराम कर रहे होते हैं। वो एकदम परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या उन सबको एक ही कमरे में सोना पड़ेगा।